जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। हम बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की सीरीज चला रहे हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रामबाण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में। इनसे रिलेटेड जो भी वन लाइनर फैक्ट होते हैं जो सीधे सीधे अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम कवर अप करेंगे। पहला फैक्ट आता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। क्या बात कर रहे हैं हम कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12,756 किलोमीटर। ये हमने विषुवतीय व्यास की बात करी। अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? अब दोनों के डिफरेंस की बात चल रही है तो इसका सही आंसर कितना होगा? 42 किलोमीटर। वहीं पृथ्वी पर जल का भाग कितना है, तो इसका सही आंसर आई होप हम सभी को पता है 71%। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है औसत घनत्व? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करें कि पृथ्वी अपनी जो गति है वह किस दिशा से किस दिशा की ओर करती है। पृथ्वी की गति जो है वह किस दिशा की ओर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूर्व। और इसे याद करने के लिए बहुत ही शानदार सा तरीका है, पप्पू याद कर लें। आप पप्पू से दूसरी चीज़ को लिंक नहीं करना है यहाँ पर। पप्पू से यहाँ पर मतलब है हमारा पश्चिम से पूर्व पृथ्वी गति करती है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। क्या बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, या इस गति को क्या कहा जाता है। पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है तो हमें याद रखना है कि पृथ्वी अपने जो अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और दिन रात का होना किस कारण होता है, तो बिल्कुल सही, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात का होना होता है। वहीं ऋतु परिवर्तन किस घटना के कारण होता है? अगर हम बात करें कि ऋतु परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है, तो वह पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। आपको यहाँ पर दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए कि घूर्णन के कारण दिन रात हो रहा है, घूम रही है तो दिन रात हो रहा है, और परिक्रमण होगा तो वहाँ पर ऋतु परिवर्तन अर्थात मौसम का परिवर्तन, ठंड, गर्मी, बरसात, ये आपको मौसम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है। भैया बाइक तो है नहीं कि पृथ्वी अपनी जितना एक्सीलेटर देंगे उतना घूम लेगी। पृथ्वी की एक नियत गति है, तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। कितनी? 15 डिग्री देशांतर। वहीं पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? ये क्वेश्चन तो बहुत सी बार पूछा हुआ है और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व सबसे ज़्यादा कौन सा है? पृथ्वी के क्रस्ट या पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कौन सा तत्व है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है दोस्तों? ऑक्सीजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 46.80%, लगभग 47%। अगला आता है कि पृथ्वी गोल है, यह बात किसने कही थी। क्या कही जा रही है कि पृथ्वी गोल है, यह बात किसने कही थी, तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप आप सभी को पता ही है। पृथ्वी गोल है यह बात किसने कही थी, तो यह बात पाइथागोरस ने कही थी। लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी है कैसी? पृथ्वी संतरे के आकार की है, ऊपर और नीचे से चपटी है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवित भाग है वह क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है और यह कब होती है। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की जो अधिकतम दूरी है वह 4 जुलाई को स्थिति निर्मित होती है और उस घटना को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जा रहा है? अपसौर। अपसौर किसको कह रहे हैं? जो अधिकतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी की बात करें तो न्यूनतम दूरी कब होती है, तो यह 3 जनवरी को होती है और इसे उपसौर कहा जाता है।
आप याद रख सकते हैं अप मतलब ऊपर, तो ऊपर और नीचे के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होती है, तो अप से मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब अधिकतम दूरी की। उप से आप समझ सकते हैं छोटी सी कोई बात होती है, जैसे कि उपनाम बोलते हैं, मतलब उसका शॉर्ट नेम, तो मतलब छोटी दूरी या न्यूनतम दूरी। तो यह कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है, तो मतलब जब साल की शुरुआत होती है तो वहाँ पर आपका उपसुर हो रहा है, और जब आप साल आधे 6 महीने पार कर चुके हैं तो वहाँ अधिकतम दूरी आ जाएगी 4 जुलाई को। हम यही बात करें कि उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इस रेखा को एपसाइड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपसाइड रेखा। और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो यह 1/81 है, 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड ठीक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे निर्मित हुई है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण किससे हुआ है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण 3 तत्व सियोल, सीमा और क्रोड, जिसे निफे कहा जाता है, इन तीनों से मिलकर हुआ है। वहीं अब इन तीनों की बात करें अलग अलग, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड, और क्रोड को ही किस नाम से जाना जाता है? निफे। और निफे का अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? निकेल और फेरस। वहीं अगर हम क्रोड की बात करें, क्रोड किससे मिलकर बना है? तो क्रोड बना है आपका लोहा और निकेल, जिसकी भी हमने बात करी है। ठीक। और सियोल बात करें तो सियोल जो है वह सिलिकॉन और एल्यूमिना से मिलकर बना है, और इन दोनों को मिलाकर ही शॉर्ट रूप बनता है सियोल। लास्ट आता है आपका सीमा। सीमा, ना ही हम भारत की सीमा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 तत्व सिलिकॉन और मैग्नीशियम, उससे मिलकर यहाँ पर सीमा बना है। ठीक है, दोनों का जो शॉर्ट नाम है उसको सीमा बोला है। और नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व क्या है, यह कौन सा है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहलाता है ज्वालामुखी को। किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं। पृथ्वी की बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी की बाहरी भित्ति अर्थात बाह्य भाग का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग। और पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कब होता है? पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कब होता है? अब यहाँ पर 2 स्थितियाँ निर्मित होती हैं, एक होती है उत्तरी गोलार्ध की, दूसरी होती है दक्षिणी गोलार्ध की। तो जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है वह 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। तो 21 और 22 2 डेट हैं, डिफरेंस कितना है? एक हो रही है जून में तो 21 जून, और दिसंबर हुआ तो आपका 22 दिसंबर होगा, जब पृथ्वी का सबसे लंबा दिन होता है। और इसी तरीके से छोटे दिन की बात करें कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है, तो इसमें भी 2 स्थितियां निर्मित होती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैसे? कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो आप इसे सीधा सा याद रख सकते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो उत्तरी गोलार्ध में वह सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये जस्ट अपोजिट चलते हैं दोनों। और पृथ्वी पर दिन रात बराबर किस दिन होते हैं? ऐसी पृथ्वी पर कौन सी 2 डेटें हैं, फिक्स डेट हैं, जब दिन और रात बराबर होने की घटना देखी जाती है? तो कब कब होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च। कब कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को। हम बात करें कि चंद्रग्रहण कब होता है, या चंद्रग्रहण की घटना कब देखी जाती है? तो चंद्रग्रहण की घटना कब होती है, चंद्रग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। किस किस के? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो वहाँ पर क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। और इसी तरह सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसे आप नॉर्मली सीधे सीधे याद रख सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, आप एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा कि जब सूर्य बीच में आया है तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा।
वहीं हम बात करें कि पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग दिखता है वह कितने प्रतिशत होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का हमें केवल 57% भाग दिखाई देता है। कितना? ओनली 57% दिखाई देता है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो यह किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? इसके ऊपर भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की जो आयु है वह किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो यह यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। किस विधि के द्वारा? यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अश्व अक्षांश संबंधित है। कौन सा? अश्व अक्षांश संबंधित है। तो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। कौन सा? अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। और पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर 160 और देशांतर 360 है। अक्षांश कितनी है? 180 और जस्ट उसकी डबल हो जाती हैं 360 देशांतर रेखाएं। और हम सभी को पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैप में हमने देखी ही हैं कि किस तरह से होती हैं। वहीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कौन सी रेखाओं की? दो देशांतर रेखाओं के बीच की बात कर रहे हैं हम। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे गोरे कहा जाता है। कौन सी? गोरे। वही जो हम फॉरेनर को कहते हैं, इंडियन लोग गोरे लोग दिखते हैं हमें, ब्यूटी वाला गोरे, वही गोरे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड से कुछ रिलेटेड जो फैक्ट हैं। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? तो इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड ने ही पृथ्वी को घेर रखा है। और ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड को से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान को। जिससे हम ब्रह्मांड के बारे में जो अध्ययन करते हैं वह कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना होती है, इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड में होने वाले लगातार प्रसार की घटना को क्या कहा जाता है? इसे ही बिग बैंग कहा जाता है। क्या? बिग बैंग कहा जाता है। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है उसका नाम क्या है? ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्पाइनल ओरेगी। क्या नाम है? स्पाइनल ओरेगी। और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यह क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह बेल्जियम के निवासी जॉर्ज लेमिंटर ने वर्ष 1966 में किया है। आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि जॉर्ज लेमिंटर किस देश के निवासी थे? तो ये बेल्जियम के थे। जॉर्ज लेमिंटर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो यह 1966 में किया है। और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉर्ज लेमिंटर ने किया है। अगला आता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है उसे क्या कहा जाता है? या ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसे अभिनव तारा या सुपरनोवा कहा जाता है। क्या? अभिनव तारा या सुपरनोवा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे को कहा जाता है। और ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। कितनी? 13 बिलियन वर्ष है। और ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष, 10⁸ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसे कहा जाता है। और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? इसके ऊपर तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो इसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है? कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या कहलाता है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या कहलाता है या इसका नाम क्या है? तो इसका नाम पारसेक है। और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन कई बार देखे हैं। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। रोड वाली दूरी की हम यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आपके यहाँ पर दो अलग अलग टाइप बनते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है और यहीं पर हम बात करेंगे कि कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर, या हम इसे मीटर में बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, ये किसके होते हैं? एक प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह बात किस व्यक्ति ने कही थी? किस व्यक्ति ने कहा था कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड का केंद्र है? तो यह कॉपरनिकस साहब ने कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। और कॉपरनिकस साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पोलैंड के निवासी थे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह हमारे भारतीय रहे हैं एस चंद्रशेखर साहब, उन्होंने दिया है। एस चंद्रशेखर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है? ब्लैक होल का सिद्धांत दिया है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है? कि वह सीमा जिसके भीतर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। अगर हम बात करें कि तारे का जो रंग है वह सूचक होता है, तो किसका सूचक होता है तारे का रंग? जैसा कि व्यक्ति अगर लाल होता हुआ दिखाई दे तो हम समझते हैं कि भैया इसका टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर से मतलब गुस्सा होने वाला है। तो वैसे ही तारे का जो रंग है वह किसका सूचक होता है? तो वह उसके ताप का सूचक होता है। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना दोस्तों, उसको काला दिखाई देता है, ना कि नीला, क्योंकि नीला तो पृथ्वी से दिखाई देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष यात्री को जो पूरा हमारा अपना आकाश है वह काला दिखाई देता है। और आकाश का रंग नीला हमें प्रतीत क्यों होता है? अगर हम पृथ्वी से बात करें तो हमें आकाश कैसा नीला दिखाई देता है। तो ये नीला क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे है प्रकीर्णन का कारण। प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और तारे का टिमटिमाना के पीछे क्या रीज़न है? तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और तारों का जो बेहद ही सुंदर पैटर्न होता है वह क्या कहलाता है? जब हम अंतरिक्ष में तारों को देखते हैं और तारों को देखते हुए अक्सर बातें भी करते हैं, तो वह जो सुंदरता वाला पैटर्न है, तारों का एक सुंदर सी बनावट संरचना है, वह क्या कहलाती है? तो उसे ही तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। और तारामंडल कुल कितने हैं? तो तारामंडलों की कुल संख्या है 89। कितनी है? 89। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? क्या बात करें दोस्तों हम कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़े तारामंडल का नाम है सेंटोरस। क्या नाम है? सेंटोरस। वहीं हम सबसे छोटे तारामंडल की भी बात कर लें तो सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस। तो छोटा कौन सा है? क्रक्स। और तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? अंगूर नहीं, तारों की बात कर रहे हैं। तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छे या ग्रुप्स रहते हैं, उनको ही गैलेक्सी कहा जाता है। और इनका व्यास कितना होता है? इनका व्यास होता है 10⁵ प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 10⁵ प्रकाश वर्ष। किसका व्यास होता है? गैलेक्सी का। और हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? यह हमारे आकाशगंगा की आकृति है। इसके ऊपर भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारे आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है। और आकाशगंगा को ही क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहा जाता है। हम बात करें कि हमारे आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी की सबसे निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? बहुत सी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आकाशगंगा या गैलेक्सी की सबसे निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? तो यह है देवयानी। और देवयानी को ही क्या कहा जाता है? एंड्रोमेडा।
क्या कहा जाता है? एड्रोमेडा, और इसे हिंदी में क्या? देवयानी कहा जाता है। और यही हमारे आकाशगंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी है। एक खगोलीय एकक अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी होती है, तो यह किसके बीच होती है? क्या बात करें हम? एक खगोलीय एकक अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। किन किन के? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है औसत दूरी, उसे ही एक खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है। दुग्ध मेखला किसे कहते हैं? पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित हैं उसे ही दुग्ध मेखला कहते हैं, और दुग्ध मेखला को ही मिल्की वे कहा जाता है। और मिल्की वे क्या होता है? मिल्की वे ही एक मंदाकिनी का समूह होता है। किनका? मंदाकिनी का समूह होता है। और मंदाकिनी क्या होता है? मंदाकिनी कहा जाता है अरबों तारों के समूह को। एक अरबों तारों का जो समूह होता है वह सभी मिलकर एक मंदाकिनी का निर्माण करते हैं। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? क्योंकि हम मंदाकिनी की बात कर रहे हैं तो हमें जो सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वह कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या नाम है? ड्वार्फ मंदाकिनी, जो कि सबसे नवीनतम ज्ञात हुई मंदाकिनी है। वहीं एक और आता है पल्सर, किसे कहा जाता है? पल्सर, हम बाइक की बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम तो यहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पल्सर कहा जाता है तेजी से घूमने वाले तारे को। जो तेज गति से ब्रह्मांड में घूमने वाला तारा होता है उसे ही पल्सर कहा जाता है। और आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तो वह व्यक्ति कौन था? क्या बात कर रहे हैं? आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसका आंसर लगभग 99% लोगों को पता होता है, और हम लोग अक्सर उसके नाम को सुनकर थोड़ा सा फेस पर स्माइल भी लेकर आ जाते हैं। तो वह था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो। उस व्यक्ति का हमें सम्मान भी करना है, क्योंकि ये चीज़ हम तो कर नहीं पाए, लेकिन गैलीलियो जो साहब थे उन्होंने सर्वप्रथम या पहली बार आकाशगंगा की मंदाकिनी को देखा था। और 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु, उसे क्या कहा गया है या उसका नाम क्या है? 76 वर्षों के अर्थात 76 ईयर के अंतराल पर दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? हेली नाम है। क्या नाम है? हेली। और इसे अंतिम बार कब? 1986 में देखा गया था। तो हमें यह भी याद रखना है कि हेली को कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। और यह कितने वर्षों में देखा जाता है? तो यह 76 ईयर्स में देखा जाता है। तो वहीं हम बात करें कि हेलू जो धूमकेतु है वह अब कब दिखाई देगा, क्योंकि 76 ईयर में वापस दिखाई देगा। तो उसके 76 ईयर कब होंगे पूरे? लास्ट टाइम जब हमने उसको 1986 में देखा है, तो अभी हमें 2062 में देखने को मिलेगा। कब? 2062 में हमें हेली नाम का धूमकेतु पुनः देखने को मिलेगा। तो यह थे बहुत ही महत्वपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड से जुड़े वन लाइनर फैक्ट जिनके बारे में हमने चर्चा करी, और ये सभी रेलवे और एनटीपीसी के लिए रामबाण हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और इतना सा समय तो हम अपनी पढ़ाई के लिए अवश्य निकाल ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।